Good morning, everybody. I, डॉक्टर अमनदीप, वेलकम यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या DGFT ने किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जनरल प्रोविजंस क्या क्या हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जनरल प्रोविजन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इट विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफ़ी कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो क्या पॉलिसी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के, उसको आप देखेंगे आज। तो सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, कोई रुकावट नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोहिबिट ना किया गया हो, रेस्ट्रिक्ट ना किया गया हो, या कुछ ऐसी आइटम जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज के थ्रू ही हो सकती है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब तक गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स को प्रोहिबिशन की लिस्ट में ना डाल रखा हो, कुछ आइटम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगा रखी हो, या फिर कुछ आइटम जिनको सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज के थ्रू ही बेच सकते हैं, तब तक आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, कोई उसके ऊपर रुकावट नहीं है। बट रुकावट कब आती है? जब वो या तो प्रोहिबिशन की लिस्ट में हो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि बिल्कुल मना ही है, प्रोहिबिट किया हुआ है, बिल्कुल मना किया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इन कुछ कंट्रीज़ के अंदर या इन कुछ आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट ने रुकावट लगा रखी है, और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज के थ्रू ही बेची जा सकती हैं, आप उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लिस्ट देखनी हो प्रोहिबिटेड आइटम की, रेस्ट्रिक्टेड आइटम की और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज की, तो यू कैन गो टू dgft.gov.in। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इंडिया ने एक कोड सिस्टम अपनाया हुआ है गवर्नमेंट ने अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। जो आइटम्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ITC ब्रैकेट में HS। तो ITC HS क्या है? जो जितने भी ट्रेड की आइटम्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक कोड की लिस्ट तैयार की हुई है। जो भी आप मर्चेंटाइज या जो भी गुड्स आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, इन गुड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप, कि गुड्स जो है वो किस ग्रुप में आएगी। और अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको 2, 4, 6 और 8 डिजिट के आपको कोड मिलेंगे। तो अगर आप देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो है वो एज पर आपको इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम के तहत आपको कोडेड मिलेगी, कोड आपको दिए हुए मिलेंगे। शेड्यूल 1 जो है ITC HS का, वो इंपोर्ट के लिए काम करता है, और शेड्यूल 2 जो है वो आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए कोड बनाता है। तो शेड्यूल 1 में आपको इंपोर्ट के आइटम के कोड मिलेंगे, और शेड्यूल 2 में आपको एक्सपोर्ट पॉलिसी के जो एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं उनके कोड मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि IEC क्या है। कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी इंपोर्टर अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको एक कोड लेना पड़ता है। जिस तरह आपको पता है कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है सिटीजन का इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, अगर वो कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उसको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। वो मैंडेटरी है। अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको ये 10 करैक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर, 10 डिजिट का ये नंबर होगा, और इसमें आपको
ABCD, ये आपको अल्फ़ा नंबर भी मिलेंगे और 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक नंबर भी मिलेंगे। इन सब का ये जोड़ होगा। ये 10 डिजिट का कोड आपको लेना जरूरी है। तो जब भी आपको कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपको बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। क्या रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग? कोई भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आइटम्स का नहीं कर सकते जब तक आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नहीं ले लेते। दूसरा, आपको अगर कोड चाहिए तो उसकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। तीसरा, आपका ये जो कोड है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा अगर आप इसको अपडेट नहीं करते हैं। तो आपको इसको अपडेट करना होता है। इस कोड को कब अपडेट करना होता है? हर साल आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, खासकर अप्रैल से लेकर के जून के महीने में आपको इसको अपडेट करना होता है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो ये कोड आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो कोड आपका डीएक्टिवेट हो गया है, अगर आप इसको दोबारा अपडेट कर देते हैं तो फिर ये दोबारा एक्टिवेट भी हो जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है इंडिया या इंडिया से बाहर? अगर आपने एक्सपोर्ट करना है इंडिया में, अगर आपने कोई आइटम मंगवानी है, या इंडिया से बाहर कोई आइटम अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई आइटम यहाँ से बाहर भेजनी है, निर्यात करना है, तो निर्यात के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, या एयरवे बिल, या लॉरी रिसीट, या रेलवे रिसीट, या पोस्टल रिसीट। अगर आपने पोस्ट के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से, या आपने बिल ऑफ लेडिंग मतलब समुद्री जहाज़ के माध्यम से, तो ऐसे अगर आपने कोई आइटम बेची है जो इनके थ्रू होकर के जाएगी, तो ये बिल आपको देने होते हैं। ये बिल जो होता है, ये एक्सपोर्टर जो होता है वो शिपिंग कंपनी से लेता है। शिपिंग कंपनी जो है एक्सपोर्टर को एक बिल देगी जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, या फिर रेलवे के थ्रू भेज रहे हो तो रेलवे आपको एक रिसीट देगी। तो कुल मिला के पहले पॉइंट में, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपने कोई माल भिजवाया है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको ये बिल इशू करती है। दूसरा है कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस को हम बोलते हैं पक्का बिल। जब भी कोई एक्सपोर्टर कोई माल बेचता है तो ये जो पक्का बिल आप बनाते हो, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते लास्ट में, ओरिजिनल बिल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल इनवाइस। तो ये भी आपको चाहिए होता है एक्सपोर्ट करने के लिए। थर्ड है शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो क्या है, एक्सपोर्टर जो है वो पक्का बिल बनाता है जिसको हम कमर्शियल इनवाइस, अभी मैंने बताया। वो ये जो बिल है वो कस्टम को देगा। कस्टम के अंदर जो हाउस एजेंट होता है, जो आपका एजेंट है, वो जो है कस्टम को एक बिल देगा। उस बिल को हम बोलते हैं शिपिंग बिल। तो पक्का बिल जो है उसको हम कमर्शियल इनवाइस बोलते हैं। और कस्टम के ऊपर, कस्टम आपने जब क्लियर करवानी है तो हाउस एजेंट जो आपका है वो एक बिल तैयार करता है, उसको हम बोलते हैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये बिल आपको तैयार करने होते हैं। जब भी ये 3 बिल आपको अवश्य चाहिए जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है। इसी तरह जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वही सेम बिल, बिल ऑफ लेडिंग, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट आपको चाहिए। जो बाहर के देश का जो एक्सपोर्टर है वो आपको ये बिल देगा। एक आपको पक्का बिल भी चाहिए और इसको हम पैकिंग लिस्ट भी बोल देते हैं। ये इसको एक्सपोर्टर बनाता है कि क्या क्या आइटम आप ले आ रहे हो। और बिल ऑफ एंट्री, क्लियरेंस करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। आपका जो कार्गो है उसको क्लियर करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरा जो माल है वो आ गया है, इसको क्लियर कीजिए, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। रेस्ट्रिक्शन लगाना मतलब रुकावट लगाना। तो जो रुकावट गवर्नमेंट लगाती है आइटम्स के ऊपर, उस आइटम की लिस्ट जो है वो आप DGFT की साइट पे जाकर के देख सकते हो। बट पॉइंट ये है कि रेस्ट्रिक्शन लगाने के सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, किस आधार पे गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, उन आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है जिनके ऊपर आपको कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है या कोई रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, उनकी ग्रेडिंग, उनकी मार्केटिंग या उनकी क्लासिफिकेशन को लेकर के इंटरनेशनल व्यापार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कमोडिटी हैं, अगर उन कमोडिटीज़ के ऊपर कोई क्लासिफिकेशन, कोई ग्रेडिंग या उसकी मार्केटिंग को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड या कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं, तो उन आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि ये जो आइटम आप बेचना चाह रहे हो, मान लो कोई भी ए आइटम आप बेच रहे हो मार्केट के अंदर, आप इसको फॉरेन में बेचना चाहते हो, और फॉरेन में ये जो ए आइटम आप बेच रहे हो, इसको लेकर के, इसकी ग्रेडिंग को लेकर के, इसकी क्लासिफिकेशन को लेकर के, ये किस क्वालिटी का होगा, किस ग्रेड का होगा, इसके लिए इंटरनेशनल जो व्यापार है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ स्टैंडर्ड और कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, या ऐसी आइटम्स जो इन रेगुलेशंस को, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगी, वो आप बाहर नहीं बेच सकते। तो बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो हैं वो बहुत सारे रेगुलेशंस लगाती है, बहुत सारे नियम लगाती है कि आप इस स्टैंडर्ड की आइटम को ही बेच सकते हो। सेकंड पॉइंट, फिशरीज प्रोडक्ट जो हैं, आप उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन को सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट कुछ निर्णय ले सकती है कि आप इन आइटम्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे हमारी वित्तीय पोजीशन जो है, वित्तीय जो हमारी स्थिति है वो खराब होती है, तो इसलिए आप इन आइटम्स को बाहर से नहीं मंगा सकते। थर्ड, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसको आप बनाना चाहते हैं अपने देश के अंदर, तो उसको बनाने के लिए आप बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे उसी तरह की आइटम का जो ये इंडस्ट्री बना रही है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो गया है किसी आइटम का, उसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो भी आप इंपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है, उसको रिलीफ देने के लिए आप इंपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी वजह से हमारे ये जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको बड़ा ही नुकसान हुआ है। जैसे टॉयज़ आइटम की बात करें, मान लो चाइना से बहुत ज़्यादा टॉयज़ आ रहे हैं, तो इतने टॉयज़ आ रहे हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए हम जो है चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे या इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप इतना ही मंगा सकते हो। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, जनता के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आप, उसकी रक्षा करने के लिए भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अगर पब्लिक का विश्वास उठ जाता है या फिर पब्लिक जो है वहाँ पे हाहाकार मच जाता है किसी आइटम का इंपोर्ट ज़्यादा होने से, तो वो भी बंद किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ या आपकी जीवन की रक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ आइटम्स के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। मान लो जॉनसन एंड जॉनसन है, वो प्रोडक्ट बाहर से बन के आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, और जॉनसन एंड जॉनसन की वजह से बच्चों की जो है हालत ख़राब हो रही है, तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। गोल्ड और सिल्वर जो है उसको भी लेकर के गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप इतना ही गोल्ड बाहर से मंगा सकते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो है, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी आइटम है और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट जो है लॉज एंड रेगुलेशन लेके आ सकती है और आपको उनको मानना ही पड़ेगा। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इनकी रक्षा के लिए भी गवर्नमेंट जो है
बहुत ज़्यादा कानून लगा सकती है। प्रिजन लेबर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जेल में जो लेबर बंद होती है उनसे जो आप काम करवाते हो, उससे रिलेटेड आइटम वो जो बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जेल के अंदर कुछ आप आइटम बनाते हैं। कैदी जो होते हैं वो जेल के अंदर काम करते हैं। मान लो कैदियों ने चद्दरें बनाई है या कैदियों ने लकड़ी का काम किया है, कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है कि आप ये नहीं इंपोर्ट कर सकते, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते। देश के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय की जो आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की जो आइटम्स हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, पुराने सिक्के हैं, या कुछ भी आइटम ऐसी जो पुरानी पेंटिंग्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यू है, वो कहीं बाहर ना चली जाए, उनको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जो हमारे प्राकृतिक जो हमारे तत्व हैं, रिसोर्सेज जो हैं इंडिया के अंदर जो काफ़ी मिलते हैं, उनको कहीं ज़्यादा हम एग्जॉस्ट ना करने लग जाएं, ज़्यादा उनका यूज़ ना करने लग जाएं। चाहे वो कोयला है, चाहे वो नीचे से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, कहीं उनका ज़्यादा आप उनको ज़्यादा ना निकालने लग जाएं हद से ज़्यादा, तो उनके कंजर्वेशन के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्म्स, एम्यूनिशन एंड वॉर के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, युद्ध के समय जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब युद्ध की जो सामग्री है उसको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकती है। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ऐसी कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। देखिए, ऐसी कोई भी गुड्स और सर्विसेज, ऐसी कोई भी आइटम या ऐसी कोई भी सर्विस जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जा सकती है अगर आपको परमिशन मिल जाए या अथॉरिटी मिल जाए, जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर, पब्लिक नोटिस के अंदर इशू की जाती है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो भी पब्लिक नोटिस इशू करती है उसके अंदर आपको जो रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं उसमें आपको परमिशन लेनी होगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि बंद, रुकावट है, बंद नहीं है, प्रोहिबिट नहीं किया गया है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि आप नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको रुकावट है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो आइटम रेस्ट्रिक्टेड है उसके लिए आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपको क्या लेनी पड़ेगी, ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन लेटर, या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशन है आपको परमिशन लेने के लिए? अगर आपने रेस्ट्रिक्टेड आइटम के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, पॉइंट बड़ा ही सिंपल है कि कुछ आइटम है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने रुकावट लगा रखी है कि आप अनलिमिटेड नहीं मंगा सकते। मंगा तो सकते हो बट आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? पहला, एक्चुअल यूजर कंडीशन। पहला जो पॉइंट है वो है एक्चुअल यूजर कंडीशन। इससे पहले एक पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको अथॉरिटी या परमिशन लेनी है तो दैट इज आपको बताना पड़ेगा कि जो गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू और वो क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है एक्चुअल यूजर कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एक्चुअल यूजर, जो है, जो आदमी इंपोर्ट कर रहा है या जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी आइटम आप मंगा रहे हो, तो उसके आप एक्चुअल यूजर हो। आपके द्वारा ही वो चीज़ बनाई गई है जिसके लिए आपने छूट ली है या जिसके लिए आपने परमिशन ली है। तो यू शुड बी द एक्चुअल यूजर। जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है उसी ने ही परमिशन ली है। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जब भी आप कोई इस तरह की रेस्ट्रिक्टेड आइटम मंगाते हो तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आपने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट की है जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर डालोगे, तो आपको, अगर वो आइटम आपने, उसके ऊपर आपने कोई कस्टम ड्यूटी है या कोई आपने स्कीम ली है जिसके तहत आपको कोई छूट मिली है,
चाहे वो टैक्स की छूट हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज़ की छूट हो। तो अगर इस तरह की छूट आपने कोई ली है, डिस्काउंट लिया है, तो आपको एक्सपोर्ट भी करना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको पूरा करना होता है। मिनिमम वैल्यू एडिशन, कि आप जो प्रोडक्ट बाहर से आपने कोई आइटम मंगाई है, अब आप उसको रिफाइन करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके वापस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने रेशम का धागा बाहर से मंगाया है, अब आप उसकी साड़ी बनाओगे, तो उसमें कुछ, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन, कि आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके फिर आप उसको बाहर बेच रहे हो। सेम टू सेम आइटम आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी आपको करना होगा। मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या रखने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी आपकी कस्टम अथॉरिटी है या जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, बैंक गारंटी भी आपको देनी पड़ेगी, लीगल अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसका वैलिडिटी पीरियड भी आपको बताना पड़ेगा, जो आपको उसी पीरियड के अंदर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं अगर आपने कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, जो जिस आइटम के ऊपर सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा रखी है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब मैं फिर आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने आइटम्स को बंद नहीं किया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, बल्कि कुछ रुकावटें लगाई हुई है। तो इसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा, या फिर जिसको हम कहते हैं परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन की कुछ कंडीशंस हैं, ये मैंने आपको बता दी। ऑथराइजेशन जो है वो आपका राइट नहीं है। आपने एप्लीकेशन लगाई तो हो सकता है कि वो आपको ना भी मिले, तो डीजीएफटी जो है या जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, मना भी कर सकती है आपको लेटर देने के लिए और इसको रिन्यू करने के लिए, जो कि रूल के अंदर लिखा हुआ है। एज पर रूल्स आपको एक बार अगर अथॉरिटी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर कोई एंटिटी, अगर कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो है नियम को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में भी डाल सकते हैं। क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या कोई जिसने परमिशन ली है रेस्ट्रिक्टेड आइटम को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की, अगर वो कुछ नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और उसको हम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल देंगे, DEL के अंदर। अगर कोई भी ऑथराइजेशन होल्डर जिसने परमिशन ली हुई है किसी भी कंडीशन का वायलेशन करता है, नियमों का पालन नहीं करता, किस तरह से वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता, उसको कहा गया था कि आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उसने वो नहीं किया, या फिर जो डिपॉजिट करवाना था अमाउंट वो उसने जमा नहीं करवाया, या फिर वो किसी भी तरह का नियमों का उल्लंघन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या DGFT जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन लेगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता या अमाउंट जमा नहीं करवाता विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब उसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या DGFT ने कहा था, या फिर वो किसी भी तरह के रूल का, किसी भी कंडीशन का वायलेशन करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, DGFT ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम लगाया हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को और ईजी करने के लिए एक सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है कि आपने खुद ही सर्टिफाई करना है कुछ स्कीम का अगर आप लाभ लेते हो। जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं, उनके ऊपर आपकी अंडरटेकिंग लगती है कि मैं शपथ लेता हूं या मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं इन नियमों का पालन कर रहा हूं, मेरी इतनी सेल है, मैंने ये प्रोडक्ट इस तरह से बनाया है। तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम पे चलता है ताकि आसानी से जल्दी प्रोसेस पूरी हो जाए। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी गलत दी है या इनकरेक्ट दी है, झूठी दी है या इनकरेक्ट दी है, तो भी आपके ऊपर एक्शन होगा। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है कि अगर आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है या झूठी दी है तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। आपका जो कंसर्न्ड RA है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो आपको है, जो आपको इशू करती है ऑथराइजेशन लेटर, वो आपको प्लेस कर सकती है डिनाइड एंट्री लिस्ट के अंदर। राइटिंग के अंदर आपको रीजन देगी वो
आपको ग्रांट देने से, ग्रांट का मतलब आपको ये जो अथॉरिटी लेटर मिलता है, ऑथराइजेशन लेटर जो मिलता है, इसको देने से या रिन्यू करने से मना कर सकती है जो भी, अगर आपने ऊपर के दोनों पॉइंट के अंदर अगर फॉलो नहीं किया है। अगर ऊपर के दोनों पॉइंट आपने नहीं किए हैं तो क्या एक्शन होगा आपके खिलाफ? राइटिंग के अंदर आपको डिनाइड एंट्री लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा बाय योर कंसर्न्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। वो ऑर्डर जारी करेगी राइटिंग के अंदर, और आपको जो है ये जो ऑथराइजेशन लेटर जो मिला हुआ था, परमिशन मिली हुई थी, इसको मना भी किया जा सकता है या रिन्यू भी करने से मना कर सकता है। तो जो आपको फाइनेंशियल और फिजिकल बेनिफिट मिल रहे थे वो बेनिफिट मिलने आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको परमिशन जो मिली हुई थी वो आपकी परमिशन कट हो गई है। ये जो आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट के जो ऑर्डर जारी किए गए थे, इसको स्थगित भी किया जा सकता है। अबेंस का मतलब स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब है कि मान लो आपका जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसने आपके ऑर्डर जारी कर दिए, उन ऑर्डरों को स्थगित भी किया जा सकता है। स्थगित करना मतलब उनको ठहराव आ जाना, उन ऑर्डरों को फॉलो नहीं किया जाएगा नॉट मोर देन 60 डेज। जो ऑर्डर पास हुए थे उनको आप रुकवा भी सकते हो, पर कितने दिनों के लिए रुक जाएंगे? वो सिर्फ 2 महीने के लिए, 60 दिनों के लिए। 60 दिन तक ऑर्डर को स्थगित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप उसको रोक नहीं पाओगे। ये भी एक प्रोविज़न है। फर्म का नाम जो है, जिस आपका नाम जो है डिनाइड एंट्री लिस्ट के अंदर आया हुआ था, वो नाम आपका हट जाएगा उस लिस्ट से। वो कौन हटाएगा? कंसर्न्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो कि राइटिंग में इस बात को लिखेगा कि आपका नाम हटाया जा रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हो, पेनल्टी पे कर देते हो, या जो भी नोटिस इन्होंने मांगा था अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हो, तो आपका जो नाम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आया हुआ था वो हट जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर आप कोई किसी नियम को वायलेट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो, वो झूठा पाया जाता है, या अमाउंट जमा करवाना था उसको आप जमा नहीं करवाते हो, या फिर अगर हम कहें कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना था वो आपने नहीं किया, तो आपका नाम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आ जाएगा। जब आपका नाम डिनाइड एंटिटी, डिनाइड का मतलब होता है कि अब आपको जो भी फाइनेंशियल और फिजिकल टैक्स वगैरह से जो आपको छूट मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाएगी। बट अगर आप पेनल्टी पे कर देते हो या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हो, तो आपको जो नाम हटाया गया था उसको दोबारा लिखा जा सकता है। तो ये सब बातें थी रिगार्डिंग डिनाइड एंटिटी लिस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है, आप किसी भी आइटम का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो अनलेस और अनटिल वो आइटम जो है प्रोहिबिशन की लिस्ट में ना हो, रेस्ट्रिक्शन की लिस्ट में ना हो, और कुछ आइटम जो स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज के द्वारा ही की जा सकती हैं उस लिस्ट में ना हो। तो रेस्ट्रिक्शन हमने कर लिया है कि गवर्नमेंट कुछ आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको एक ऑथराइजेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप परमिशन नहीं लेते हो तो आप उस आइटम को बेच या खरीद नहीं सकते बाहर से। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कट कुछ आइटम के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि आप इन आइटम्स को, इन चीज़ों को किसी कंट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को नहीं बेच सकते। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्लियर कट आपको चेतावनी दी हुई है कि आप कुछ कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ ग्रुप्स को, कुछ लोगों को आइटम्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्या आइटम है? पहला, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना आर्म्स या उससे रिलेटेड मटेरियल का इराक से या तो इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। गवर्नमेंट ने आर्म्स और उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है, युद्ध की सामग्री का जो मटेरियल है, बंदूकें हैं, कुछ और है, उनको आप इराक से ना तो मंगवा सकते हो ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो।
प्रोहिबिटेड है, क्लियर कट प्रोहिबिटेड है। हालांकि ये जो एक्सपोर्ट है आर्म्स और रिलेटेड मटेरियल का, ये परमिट किया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है, इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, तब ये आइटम आप मंगवा सकते हो। इराक से आप कोई भी आर्म्स या उससे रिलेटेड आइटम नहीं मंगा सकते, ना ही भेज सकते। बट अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो आप वहाँ से अगर आप एनओसी ले आते हो तो आप इन आइटम्स को मंगवा सकते हो। दूसरा, अगर आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट, इसको हम बोलते हैं ISIL, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट, अगर इसके साथ आप कोई भी काम करते हो, इसको हम दाइश के नाम से भी जानते हैं। एक और ग्रुप है उसका नाम है अल नुसरा फ्रंट, ANF, अगर उसके साथ आप कोई डील करते हो या कोई ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा कोई ग्रुप, ऐसी कोई एंटिटी या अंडरटेकिंग जो अल कायदा से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ISIL के साथ, अल नुसरत फ्रंट के साथ और अल कायदा के साथ, इनके साथ कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपनी, कोई भी अंडरटेकिंग जो इनसे जुड़ी हुई है, उनके साथ आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि आप अल कायदा के साथ, ANF ग्रुप के साथ और ISIL के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते DPRK के साथ। व्हाट इज DPRK? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये कोरिया जो कंट्री है जिसको हम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, तो कोरिया के साथ आप कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये नियम है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट आप नहीं कर सकते ईरान के साथ। कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, एनी आइटम, कोई भी मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी गुड्स एंड टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो? अगर वो परमिटेड हो एज पर अनेक्सर B टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 2015। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो हुआ है 2015 2231 नंबर, इसमें जो आइटम्स दी हुई है उन्हीं को आप अलाउ है कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते ईरान के साथ। आप इंपोर्ट नहीं कर सकते चारकोल, चारकोल जो सड़क बनाने के लिए आपका, जिसको हम लुक बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं, ब्लैक कलर का जो चारकोल आता है, उसको आप सोमालिया से इंपोर्ट नहीं करवा सकते। चाहे वो सोमालिया में ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो सोमालिया ने कहीं और से आपको मंगवा के दिया हो, तो सोमालिया जो है वो एक कंट्री है, वहाँ से आप चारकोल नहीं मंगवा सकते। ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है 2012 में। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट कुछ आइटम्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाती है, बिल्कुल पाबंदी है, जो अभी मैंने आपको ऊपर पॉइंट करवाए। कुछ आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि रुकावट है, आपको उस रुकावट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप उस परमिशन को ले लेते हो तो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी। और तीसरा है, कुछ आइटम ऐसी हैं जिनके ऊपर स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज जो हैं उनका कब्जा है, सिर्फ वो ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती। ये कौन होती हैं? स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल इंटरप्राइजेज होती हैं। इसके अंदर मार्केटिंग के बोर्ड भी शामिल होते हैं, सिर्फ वो ही क्या करेंगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब मार्केटिंग के कुछ बोर्ड या फिर गवर्नमेंट की कोई एंटरप्राइजेज वो ही क्या कर सकती हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकती हैं। इनको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गुड है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कुछ गुड्स जो है वो इंपोर्ट करनी है, उनके ऊपर भी कुछ रूल हैं। सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ सैंपल, कि क्या आप बाहर से सैंपल मंगवा सकते हैं।
आपको बाहर से सैंपल मंगवाने के लिए कोई ऑथराइजेशन, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑथराइजेशन लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टेक्निकल या व्यापार के लिए कोई सैंपल मंगवाते हो, एक्सेप्ट कुछ आइटम अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि डिफेंस की आइटम, कोई बीज है, मधुमक्खी है या कोई ड्रग है, इनको छोड़ करके आप कोई भी आइटम सैंपल के लिए, ट्रेड सैंपल के लिए या टेक्निकल सैंपल के तौर पे मंगवा सकते हो। कोई ऐसी आइटम जो डिफेंस या सिक्योरिटी की है, बीज से रिलेटेड है, मधुमक्खियों से या ड्रग से रिलेटेड है, उनको आप एज ए सैंपल, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अदरवाइज आप कोई भी आइटम सैंपल के तौर पे मंगवा सकते हो। गिफ्ट की अगर बात करें तो आप कोई भी आइटम गिफ्ट के तौर पे इंपोर्ट कर सकते हो जो आपने ई कॉमर्स पोर्टल से मंगवाई हो, चाहे पोस्ट से मंगवाई हो, चाहे कोरियर से मंगवाई गई हो। जब आपने कस्टम क्लियरेंस जो है वो ले ली है एज ए गिफ्ट, पॉइंट क्या है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोज परचेज्ड फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल, कोई भी आइटम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मंगवाई हो, चाहे पोस्ट से मंगवाई हो, चाहे कोरियर से मंगवाई गई हो, जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी आइटम जो आपने मंगवाई है अगर उसमें कस्टम क्लियरेंस चाहिए होगी तो वो प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब आप बाहर से कोई भी आइटम एज ए गिफ्ट नहीं मंगवा सकते। अगर उस आइटम के ऊपर कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह देना होगा, तो वो आप एज ए गिफ्ट नहीं मंगवा सकते। बट ये जो चीज़ लागू नहीं होती वो लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर और राखी के ऊपर अलाउड नहीं है। इसका मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन और राखी जो आप मंगाते हो, रक्षाबंधन के ऊपर जो राखी है वो आप एज ए गिफ्ट मंगवा सकते हो। अदरवाइज कोई भी आइटम आप एज ए गिफ्ट मंगवाते हो और उसके ऊपर अगर कस्टम क्लियरेंस लगेगी, कस्टम के अंदर इनकम टैक्स या ये जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो कस्टम डिपार्टमेंट है उससे क्लियर करवाना पड़ेगा, तो वो आप एज ए गिफ्ट नहीं मंगवा सकते। बट कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग या कोई भी मेडिसिन या राखी जो है, राखी का मतलब ये जो राखी आती है जो आप कलाई के ऊपर बांधते हो राखी, ये अलाउड है। जो गिफ्ट आया है राखी के साथ वो अलाउड नहीं है। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है कि राखी के साथ जो गिफ्ट आया है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ राखी अलाउड है और लाइफ सेविंग ड्रग या मेडिसिन अलाउड है। अदरवाइज कोई भी आइटम आप एज ए गिफ्ट मंगाते हो और उसके ऊपर अगर कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत है तो वो आपकी प्रोहिबिटेड है। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ आपने बाहर से मंगाई है उसके ऊपर अगर 100 रुपये से कम की ड्यूटी लगती है तो फिर वो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी कलेक्ट नहीं की जाएगी। अगर आपने बाहर से कोई भी आइटम मंगवाई है एज ए गिफ्ट, उसके ऊपर अगर ड्यूटी जो है वो 100 रुपये से कम बनती है तो फिर आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, फिर वो अलाउड है एज ए गिफ्ट। दूसरा, अगर आपने बाहर से कोई गुड्स एज ए गिफ्ट मंगाई है और उसके ऊपर आप जितनी भी ड्यूटी बनती है वो अगर आप पे कर देते हो विद पेमेंट ऑफ फुल एप्लीकेबल ड्यूटी, वो गिफ्ट आपको अलाउड है। इसका मतलब बाहर से किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज़ जो लगती हैं, अगर आप वो ड्यूटीज़ पे कर देते हो तो वो गिफ्ट आपका अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट थ्रू पैसेंजर बैगेज। ये जो आप बाहर घूमने जाते हो, अपने साथ जो आप बैग लेके जाते हो अपनी पीठ के पीछे, या बड़ा जो बैग होता है जिसके ऊपर पहिए लगे होते हैं, ये जो आपका पैसेंजर बैग है, इसके अंदर आप क्या क्या आइटम ला सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहती है कि जो हाउस होल्ड गुड्स हैं, घर की जो चीज़ें हैं या पर्सनल जो आइटम्स हैं, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो रूल दिए हुए हैं, जो लिमिट दी हुई है। तो बाहर से आप अगर कोई खाने पीने का सामान या कोई अपनी पर्सनल कोई बेल्ट है, कोई कोट है, कोई जीन्स है, वो आप लाते हो तो वो एज़ पर लिमिट आप बाहर से ला सकते हो। दूसरा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहती है कि सैंपल भी आप कुछ आइटम्स के ला सकते हो विदाउट एन ऑथराइजेशन। आप कुछ आइटम्स जो हैं उनके सैंपल लेके आए हो, आप एक बिजनेसमैन हो,
जो कि फ्रीली अदरवाइज इम्पोर्टेबल है, आप फ्रीली उनको इंपोर्ट कर सकते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। ऐसी आइटम्स के अगर आप सैंपल लेके आए हो तो उसको भी आप पैसेंजर बैगेज के अंदर ला सकते हो बिना किसी परमिशन के, बट वो बैगेज रूल जो कस्टम डिपार्टमेंट ने जारी किए हुए हैं उसके हिसाब से भी आपको लाना होगा। उसका एक रूल है कोई वेट के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से कि आप इतना किलो ही ला सकते हो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब आप सैंपल्स भी आइटम्स के ला सकते हो जिनके ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो एक्सपोर्टर बाहर से आ रहे हैं, इंडिया से बाहर कोई एक्सपोर्टर, इंडिया का ही एक्सपोर्टर इंडिया से बाहर घूमने गया था, वो बाहर से आ रहा है तो वो अपने साथ ड्राइंग्स लेके आ सकता है, कोई पैटर्न है, कोई लेबल है, बटन है, बेल्ट है, ट्रिमिंग एंड इस्टेब्लिशिंग फॉर एक्सपोर्ट। वो कोई बिजनेस, मान लो एक बिजनेसमैन है ए, वो इंडिया के अंदर कोई चीज़ बना रहा है और उस चीज़ को बनाने के लिए वो अमेरिका गया हुआ था वहाँ पे देखने के लिए किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के अंदर। तो उस चीज़ को बनाने के लिए वो कोई ड्राइंग लेके आया है या कोई पैटर्न लेके आया है या प्राइस टैग लेके आया है या कोई बटन लेके आया है, छोटे छोटे जो बटन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कुछ आइटम्स ऐसी लेके आया है जो अपनी वो जो चीज़ बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा जिसको, उसके अंदर वो चेक करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि मैं इसको यहाँ पे कैसे बनाऊँ। तो वो भी आपको अलाउड है जो आपकी लिमिट डिसाइड की हुई है। इसका मतलब जो इंडिया का एक्सपोर्टर बाहर गया हुआ है वो अपने साथ अगर कोई चीज़ें लेके आता है, छोटी छोटी कोई डिज़ाइन लेके आता है, कोई प्राइस टैग या कोई लेबल लेके आता है, वो भी अलाउड है एज पर लिमिट। री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स रिपेयर्ड अब्रोड, अगर कोई चीज़ आपने कोई भी कैपिटल गुड्स जो है आपने बेची है, कोई इक्विपमेंट बेचा है, कोई कंपोनेंट या पार्ट्स बेचा है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप उनको अब्रोड भेज सकते हो रिपेयर के लिए, टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन के लिए, और दोबारा री इम्पोर्ट भी करवा सकते हो। कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर आपने कोई भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट, कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट्स मंगवाया था, वो अब ख़राब हो गया है और उसको आपने दोबारा रिपेयर के लिए भेजा है, तो वो अलाउड है, वो फ्रीली अलाउड है, उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा और वो आप दोबारा इंडिया के अंदर री इम्पोर्ट भी कर सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स अब्रोड, आपने बाहर कोई प्रोजेक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टर ने बाहर कोई प्रोजेक्ट लिया था, मान लो इंडिया की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उसने किसी विदेश की कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट पूरा किया है, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया है। तो जब कंप्लीट होने के बाद वो जो चीज़ें बच गई हैं, कैपिटल गुड्स जो है, मशीनरी है जो प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है, उसको भी आप मंगवा सकते हो इंडिया के अंदर विदाउट एनी ऑथराइजेशन, बिना किसी परमिशन के आप उसको बाहर से इंडिया ला सकते हो कि हमने ये प्रोजेक्ट बाहर शुरू किया था, ये पूरा हो गया है। बट इसके अंदर कंडीशन क्या है कि वो कम से कम 1 साल के लिए बाहर यूज की गई हो, कम से कम 1 साल तो उसको लिए हुए हो गया हो, ये इसकी कंडीशन है। तो बाहर कोई आपने प्रोजेक्ट पूरा किया था, अब आप उसको इंडिया वापस लेके आना चाहते हो, उन कंपोनेंट्स को, उन कैपिटल गुड्स को, तो वो भी आप ला सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन। अब बात आती है कि सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं, क्या आप उनको बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो? इसके लिए क्या है, तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं सेकंड हैंड गुड्स की। सेकंड हैंड का मतलब होता है पुरानी जो आइटम है जो लोगों ने यूज़ कर रखी है, क्या आप उनको इंडिया में मंगवा सकते हो? तो पहली आइटम है पहली कैटेगरी है सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जो आपको बिजनेस के अंदर काम आती हैं, बड़ी आइटम्स। तो उसके अंदर सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये जो आपका पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं, पीसी की बात कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, और दूसरा आपका जो पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप जो होते हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इनका जो सामान होता है, इसके अंदर जो आइटम्स लगी होती हैं। इसके अलावा एसी और डीजल जनरेटिंग सेट, डीजल से जो चलने वाले सेट होते हैं, बिजली बनाते हैं, उसके ऊपर इंपोर्ट पॉलिसी फ्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। इसके मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा रखी है। बाहर से सेकंड हैंड डेस्कटॉप कंप्यूटर मंगवाने के लिए, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के स्पेयर पार्ट मंगवाने के लिए,
एसी मंगवाने के लिए और डीजल जनरेटिंग सेट बनवाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। कंडीशन क्या है, आपको अथॉरिटी या परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गुड्स, इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आईटी की आइटम्स जो हैं उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। थर्ड पॉइंट है रीफर्बिश्ड या रिकंडीशन स्पेयर ऑफ कैपिटल गुड्स। ये जो बड़ी बड़ी कैपिटल गुड्स होती हैं, बड़ी मशीनरी होती हैं, प्लांट होते हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको आप फ्रीली मंगवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक चार्टेड इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो आप स्पेयर मंगवा रहे हो, स्पेयर आइटम जो मंगवा रहे हो, स्पेयर पार्ट मंगा रहे हो, इसकी लगभग 80% लाइफ जो है अभी भी पड़ी हुई है। इसके अलावा ऑल अदर सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स, जो ऊपर हमने ए, बी और सी किया था, एयर कंडीशनर का, डेस्कटॉप पीसी का, आईटी आइटम्स का, इनके अलावा कोई भी अगर आप कैपिटल गुड मंगवाते हो तो वो फ्रीली अलाउड है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड पॉइंट है सेकंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ आप मंगवाते हो तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि कैपिटल सेकंड हैंड गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, रिपेयर के पर्पज से या री इंजीनियर के पर्पज से अगर आप कोई बाहर मंगवाते हो चीज़ बाहर से तो वो फ्रीली अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट पॉलिसी क्या है मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप की। अगर आप बाहर से ये जो आपका मेटेलिक वेस्ट होता है, लोहे का सामान, लोहे का जो बचा खुचा, ये जो हमारे कारें हैं या कोई भी फ्रिज है, टीवी है, जो भी आइटम्स होती हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक वेस्ट। लोहे की बनी हुई चीज़ों का जो वेस्ट है या जो स्क्रैप है, इनको आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो इसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी? आप बाहर से ये मेटेलिक वेस्ट और स्क्रैप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, बट इसकी एक कंडीशन है कि ये जो आपने बाहर से जो चीज़ें मंगवाई है इसके अंदर कोई भी हजार्डुअस टॉक्सिक वेस्ट नहीं होना चाहिए, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेटेड वेस्ट नहीं होना चाहिए, कि ये जान के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, और रेडियो एक्टिव इसके अंदर किरणें ना हो जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, या कोई भी आर्म्स, एम्यूनिशन, माइंस, शेल्स, कोई भी आप इस तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं बाहर से मंगवा सकते मेटेलिक वेस्ट के अंदर। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो खतरनाक है, रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर किरणें हैं, या कोई भी युद्ध का सामान है, युद्ध की सामग्री है, माइन से रिलेटेड जिसमें बम फटने की आशंका हो, या ये जो जिसको हम शेल बोलते हैं, ये जो आपके बम जो होता है या गोली का जो ऊपर का जो खोल होता है उसको हम शेल बोलते हैं। तो ये जो आपका शेल है, इस तरह का आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, अदरवाइज आप फ्रीली मंगवा सकते हो। रिमूवल ऑफ स्क्रैप और वेस्ट फ्रॉम सेज। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इंडिया के अंदर बने हुए हैं। ये मेनली इनका काम होता है एक्सपोर्ट करना। तो इनके अंदर जो आपका स्क्रैप होता है या वेस्ट होता है वो भी आप अलाउड है कि आप उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर बेच सकते हो। जो भी आपका मेटेलिक वेस्ट या स्क्रैप हुआ है सेज के अंदर, तो सेज जो है उसको आप इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इंडिया के अंदर जो है, जो भी आपका वेस्टेज है उसको आप बेच सकते हो। आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसको ड्यूटी को देकर के आप इंडिया के अंदर ही उसको बेच सकते हो। कुछ और प्रोविजंस भी हैं इंपोर्ट से रिलेटेड। वो प्रोविज़न क्या है कि पब्लिक प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस आप ले सकते हो, बना सकते हो। पब्लिक या प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब होता है कि बाहर से आपने जो इंपोर्ट किया है आइटम, उसको आप वेयर हाउस के अंदर रख सकते हो। बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं इसको। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब एक वेयर हाउस, गोदाम, जिसके अंदर आप चीज़ों को रख सकते हो, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटीज़। विदाउट पेइंग एनी ड्यूटीज़ आप उसको चीज़ को यहाँ रख सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइवेट या पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस भी आप बना सकते हो।
मतलब पार्टनरशिप के साथ, जो कि DTA एरिया के अंदर होगा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर आप बना सकते हो, कस्टम एक्ट 1962 को फॉलो करते हुए। कोई भी पर्सन जो है बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर सकता है, बशर्ते कि वो प्रोहिबिटेड आइटम ना हो, आर्म्स और एम्यूनिशन के आइटम ना हो, कोई खतरनाक वेस्टेज या मटेरियल ना हो, और अगर ये ऐसा मटेरियल नहीं है तो आप उनको गोदाम के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये आपको प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप जो है आइटम को बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और वेयर हाउस के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। ये जो गुड्स हैं आप इसको होम कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हो। बाहर से जो आपने आइटम बनाई है, बाहर से जो आइटम आपने इंपोर्ट की है, उनको आप होम कंजम्पशन के लिए भी ले सकते हो, जो प्रोविज़न फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दी हुई है और जो आपको अथॉरिटी उसकी लेनी पड़ेगी। जब भी आप ऐसी गुड्स को क्लियर करते हो होम कंजम्पशन के लिए तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो आप उनको अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हो जो आपने डाली थी। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो कुछ फ्री एक्सपोर्ट्स भी अलाउड है। अब हम पॉइंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स, वो भी आपको अलाउड है। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि आप कोई भी आइटम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो एक्सपोर्ट है वो FTP के द्वारा या ITC/HS के द्वारा उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगी हो। तो कोई भी आइटम आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अनलेस और अनटिल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगा रही हो, या ITC/HS। ITC/HS मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी इसी लेक्चर में ही। इसको हम बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। जो कुछ गुड्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप जो है किसी और ने एक्सपोर्ट बनाया, किसी और ने, बट एक्सपोर्ट कोई और कर रहा है। मान लो A ने कोई आइटम बनाई है बट इसको एक्सपोर्ट जो है वो B कंपनी कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। तो ये भी अलाउड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। तो जब भी आप कोई कंपनी जो है, अब B कंपनी जब बाहर भेजेगी इस सामान को, तो वो जो शिपिंग बिल बनाएगी उसके अंदर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का नाम भी होगा, प्लस में ये जो थर्ड पार्टी है इसका नाम भी आपको देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज, कि जिस तरह से आप बाहर से कोई सैंपल मंगवाते हो तो इसी तरह क्या आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सैंपल को बाहर भेज भी सकते हो। तो टेक्निकल सैंपल जो है या ट्रेड से रिलेटेड जो सैंपल हैं वो विदाउट एनी लिमिट आप बाहर पे भेज सकते हो। तो ये जो सैंपल्स होते हैं इनको आप बाहर बिना किसी लिमिट के भेज सकते हो। गिफ्ट की अगर बात करें तो कोई भी गुड्स अगर आप बाहर भेजते हो, एज ए एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, तो अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से कम नहीं है एक साल के अंदर तो वो आप एज ए गिफ्ट भेज सकते हो। तो 5 लाख से कम की आइटम कोई भी जिसकी वैल्यू 5 लाख से कम हो एक साल के अंदर, या यूं कह लो कि एक साल के अंदर आप 5 लाख रुपए से कम तक के गुड्स जो हैं वो बाहर एज ए गिफ्ट भेज सकते हो। लिमिट कितनी है? टोटल एक साल के अंदर 5 लाख रुपए। तो ये लाइसेंसिंग ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब एक साल में आप एक कंपनी जो है या एक्सपोर्टर जो है 5 लाख रुपए तक के गुड्स जो है एज ए गिफ्ट भेज सकता है। पैसेंजर बैगेज की अगर बात करें कि जो आपका जो बैग होता है उसके अंदर कोई आइटम आप एज ए एक्सपोर्ट भेज सकते हो। पर्सनल बैगेज जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या तो पैसेंजर के साथ या फिर उसके बिना भी। एक साल पहले या एक साल बाद जब वो पैसेंजर इंडिया से जाता है, मान लो एक A है, वो एक्सपोर्टर है, वो बाहर जा रहा है, तो अपने बैगेज के साथ, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टर पैसेंजर बैगेज, अपने बैगेज के साथ वो एक साल पहले तक या एक साल बाद तक आइटम्स को लेके जा सकता है। कुछ आइटम्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं इस कोड के अंदर, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हम पैसेंजर के बैग के साथ भी कुछ आइटम एक्सपोर्ट करके वो ले जा सकता है एक साल के अंदर।
तो सैंपल भी वो लेके जा सकता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो किस लिए कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने के लिए, कि उस आइटम को आप यूज करके दोबारा ही एक्सपोर्ट करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रेशम का धागा बाहर से मंगवा रहे हो, फिर बाद में आप इसको साड़ी बना करके बेचोगे, तो आपने रेशम का धागा इंपोर्ट किया किस लिए, ताकि आप बाद में इसको एक्सपोर्ट कर सको। तो आप इसको सेम टू सेम विदाउट एनी ऑथराइजेशन भेज सकते हो, मंगवा सकते हो। कोई भी आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हो सेम टू सेम, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके विदाउट एनी अथॉरिटी, कोई भी परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि वो आइटम जो है रेस्ट्रिक्टेड ना हो, उसके ऊपर कोई रुकावट ना हो। तो कोई भी आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए। कैपिटल गुड्स जो है, जो बड़ी आइटम्स होती हैं, मशीनरी है, प्लांट है, चाहे वो नया है चाहे वो सेकंड हैंड है, वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो फॉर द एक्सपोर्ट। वो भी आप बाहर से मंगवा सकते हो, चाहे वो सेकंड हैंड है चाहे वो नया है। क्या कंडीशन है कि एक तो आपने कस्टम बॉन्ड के तहत उसको क्लियर करवाया हो, दूसरा फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, ना तो रिस्ट्रिक्शन है ना ही प्रोहिबिशन है, और ना ही वो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू या कोई और कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगी हुई है, तो आप कैपिटल गुड्स भी मंगवा सकते हो। फ्री कन्वर्टेबल करेंसी के अगेंस्ट आपने वो एक्सपोर्ट किया है। फ्री कन्वर्टेबल करेंसी का मतलब होता है कि कुछ करेंसी ऐसी हैं जो फ्रीली आपकी अवेलेबल हैं। ये कौन सी करेंसी होती हैं? जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, हांगकांग डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, कुवैत का दिनार है, मैक्सिकन पीसो है, कीनिया का शिलोंग है, यूरो है। ये सारी जो आइटम होती हैं वो आप फ्रीली बाहर से, आपको फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर होता है। गुड्स जो आप फ्रीली इंपोर्ट कर रहे हो वो री एक्सपोर्टेड भी की जा सकती है, बशर्ते कि वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में या SCOMET लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। SCOMET लिस्ट क्या है? वो 10th चैप्टर के अंदर एक ऐसी लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये एक लिस्ट दी हुई है कि इसके अंदर वो आइटम नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो री एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा, आप इन आइटम को जो एक्सपोर्ट करोगे वो किस कंट्री को कर रहे हो? ओनली ईरान। अगर आप उसको सिर्फ एक नोटिफाइड कंट्री है जिसको हमने ईरान कंट्री के साथ ही किया हुआ है, तो आप उसको इंडियन रुपीस के अंदर ही पेमेंट करोगे एक्सपोर्ट की, इंडियन रुपीस के अंदर ही पेमेंट लोगे, और 15% वैल्यू एडिशन उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपने कोई आइटम इंपोर्ट की है और आप अब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसको ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कंडीशन ये है कि आप उसको इंडियन रुपीस में ही पेमेंट लोगे, और दूसरा कम से कम 15% वैल्यू एडिशन तो आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड, अगर आप कोई भी आइटम, अगर चाहे वो फूड से रिलेटेड है, मेडिसिन से या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उसके अंदर आपको ये जो मिनिमम वैल्यू एडिशन है ईरान के साथ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इन आइटम का, तो 15% वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका मतलब मेडिसिन, फूड और मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर आप कोई आइटम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो दोबारा, तो आपको वैल्यू एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब आइटम में आपको 15% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अगर आप उसको ईरान के साथ करते हो, और पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीस में ही लेनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स, गुड्स या जो कोई पार्ट जो है जो आपने एक्सपोर्ट किया है, अगर वो डिफेक्टिव निकल जाता है या डैमेज निकल जाता है, तो फिर जो है आप उसको रिप्लेसमेंट के लिए दोबारा एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपने कोई आइटम बेची ए, वो ख़राब निकल गई है, तो आप उसको दोबारा इंपोर्ट करवा सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन, और फिर वापस इसको एक्सपोर्ट
कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। तो जो गुड्स आपने बेची हैं, अगर वो गलत निकल जाती हैं, अगर वो डिफेक्टिव या डैमेज निकल जाती हैं, अनफिट होती है, तो आप उसको दोबारा इंपोर्ट कर सकते हो और फिर उसी आइटम को रिप्लेस भी करने के लिए वापस भेज सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, गुड्स या कोई उसका पार्ट जो है आपने एक्सपोर्ट किया था और वो डिफेक्टिव या डैमेज निकल गया है, वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो रिपेयर के लिए और वापस उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये रिप्लेसमेंट है कि आपका जो पार्ट खराब हुआ था उसके बदले में आप नया पार्ट दे रहे हो। ये रिपेयर के लिए है कि ये जो आइटम आपकी खराब हुई थी उसी को आप अब रिपेयर करके वापस भेज सकते हो। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी आइटम आपने बेची थी, अगर वो डैमेज निकल जाती है या फिर वो दोबारा नई भेजनी पड़ रही है, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो और फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स, अगर आपने कोई आइटम बेची थी, उसका कोई स्पेयर पार्ट है जो वारंटी पीरियड में है और वो ख़राब हो गया है, तो उस वारंटी पीरियड के अंदर उस आइटम का वो जो आपने चीज़ बेची थी, अगर उसकी कोई आइटम जो है वो अभी वारंटी पीरियड में है, तो वो भी आप वापस जो है मंगा करके उसको वापस भेज सकते हो, उसको दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। शर्त क्या है कि वारंटी पीरियड अभी भी पड़ा हो। तो वारंटी का मतलब होता है कि चीज़ को ठीक करके आपको दिया जाएगा, तो वो चीज़ भी आप दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो चीज़ खराब हो गई है उसको मंगवा सकते हो विदाउट एनी चार्ज। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस भी आप बना सकते हो। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस, मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक वेयर हाउस भी बना सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होगा। वो आप कहाँ बना सकते हो? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विद इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आएंगे, तो आप एक वेयर हाउस भी बना सकते हो। पेमेंट जो होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, वो किस तरह होगी, या फिर जो आप एक्सपोर्ट करने पे जो आपको मिलेगा पैसा, वो किस तरह का होगा? एक्सपोर्ट जो आप करते हो, जो बिल आप बनाते हो, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या जो बिल जो बनेंगे, वो या तो फ्री कन्वर्टेबल करेंसी में बन सकते हैं या इंडियन रुपीज़ के अंदर बन सकते हैं। बिल जो है वो आप फ्री कन्वर्टेबल करेंसी या इंडियन करेंसी के अंदर बना सकते हो, बट जो पेमेंट आप लोगे वो आप फ्री कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर लोगे। फ्री कन्वर्टेबल करेंसी मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, हांगकांग डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, कीनिया का शिलिंग है, यूरो है, कुवैत का दिनार है। ये सारी जो करेंसी है इनको फ्री कन्वर्टेबल करेंसी कहते हैं। आप इनको कहीं भी फ्रीली कन्वर्टेबल करवा सकते हो। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एक्सपोर्ट आपने किया है और उसका अगर आपको कोई पैसा मिला है, तो वो आप रुपीज़ के अंदर भी ले सकते हो। कंडीशन क्या है? ये एक वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट बैंक जो है, कहीं भी कोई नॉन रेजिडेंट बैंक, इंडिया से बाहर कोई बैंक है किसी भी कंट्री में, वो एशियन क्लियरिंग यूनियन या नेपाल और भूटान में नहीं होना चाहिए बैंक। किसी और कंट्री के अंदर अगर वोस्त्रो अकाउंट है, वोस्त्रो अकाउंट जो है वो आप एक बैंक जो है दूसरे बैंक के अंदर जो अकाउंट खोलता है उसको हम बोलते हैं वोस्त्रो अकाउंट। तो इस तरह का अगर कोई अकाउंट है तो वहाँ जो आपके पैसे हैं वो वोस्त्रो अकाउंट के अंदर भी आप पेमेंट ले सकते हो। बट वो वोस्त्रो अकाउंट जो है नेपाल, भूटान और एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है, जो 1979 के अंदर 1974 के अंदर बनी थी, अभी इसमें 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं एशिया की, उसके अंदर ये वोस्त्रो अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो बाहर अगर कोई अकाउंट है इस तरह का तो आप पेमेंट ले सकते हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि आप एशियन क्लियरिंग यूनियन के हिसाब से पेमेंट रिसीव करोगे, तो वो एशियन क्लियरिंग यूनियन की जो डॉलर है उसी के अंदर होनी चाहिए। पेमेंट जो है इसी डॉलर के हिसाब से होनी चाहिए। एशियन क्लियरिंग यूनियन जो 1974 के अंदर बनी है, इसका एक अपना डॉलर है, उसी में पेमेंट होनी चाहिए अगर आपने एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू कोई पेमेंट ली है। अगर कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया के अंदर है और उसने वोस्त्रो अकाउंट खोला हुआ है, तो वो भी आप इंडियन रुपी के थ्रू ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रुपी। तो ये जो पेमेंट है वो आप वोस्त्रो के थ्रू, जो इंडिया के अंदर एडी बैंक खुले हुए हैं, उसके थ्रू भी ले सकते हो।
नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, आपने जो एक्सपोर्ट किए हैं उससे अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपने मान लो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया, अब आपको वहाँ से पेमेंट नहीं मिल रही, तब क्या करना चाहिए? अगर कोई एक्सपोर्टर पैसा लेने से वंचित रह जाता है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है जो टाइम पीरियड आरबीआई ने कहा है, तो सारे के सारे जो बेनिफिट या इंसेंटिव जो उसने लिए हैं वो उसको वापस करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर कोई एक्सपोर्टर जो है बाहर से जो उसने एक्सपोर्ट किया है, बाहर जो एक्सपोर्ट किया है वहाँ से पैसे लाने में वो कामयाब नहीं हो रहा है, कारण क्या है? वो उसकी पहुँच से बाहर है, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो उसको आरबीआई को इस बात की सूचना करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, ताकि जो अमाउंट उसको नहीं मिला है उसको राइट ऑफ किया जा सके, उसको माफ़ किया जा सके या उसको कैंसिल किया जा सके। अब बात आती है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज की। इंडिया के अंदर कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हैं जो सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज का काम क्या है? इंश्योरेंस करना, गारंटी देना और लैंडिंग भी करना। इंडिया के अंदर दो ऐसी मेन कई हैं, बट उसमें ईसीजीसी और एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी आप बाहर कोई सामान बेचते हो तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा, आपकी पेमेंट की गारंटी भी देगा और आपको पैसा भी देगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, ईसीजीसी और एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक जो है वो भी एक एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है और ईसीजीसी भी जो है एक एजेंसी है जो आपको लैंडिंग भी करती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ईपीसी, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए हमने कुछ काउंसिल्स बनाई हुई है। ईपीसी जो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, वो आरए का काम भी करती है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है तो आप ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी ले सकते हैं। कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। तो हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्सपोर्टर्स की, जैसे केशु है या कोयर है या मसाले हैं। तो मसाले के जितने भी एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया हुआ है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है एक्सपोर्टर ने, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करना या डेवलप करना। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं अपने एरिया के अंदर उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो लोग, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो एज ए रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरए का भी काम करती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन या फिर मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना है तो वो सर्टिफिकेट आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी ले सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आरसीएमसी क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए कोई परमिशन लेना चाहता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, या फिर कोई भी बेनिफिट या कोई छूट लेना चाहता है, तो उसको एक आरसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है ये आरए का काम करती है। जैसे स्पाइसेस बोर्ड है, इंडिया के जो मसाले हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने एक स्पाइस बोर्ड बनाया हुआ है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइस, अगर आपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। तो वो कहाँ से मिलेगा? आपको स्पाइसेस बोर्ड से मिलेगा। इसी तरह कोयर का बोर्ड बनाया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए एज ए एक्सपोर्टर ऑफ कोयर एंड कोयर प्रोडक्ट तो वो आपको वहाँ से मिल सकता है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में बातें की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कि कौन कौन सी आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हो, कौन कौन सी आइटम आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सैंपल कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा।
थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से इस लेक्चर को सुना। थैंक यू।